तो आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो मनी यानी कि क्या होता है, पैसा, और क्रेडिट यानी कि जो आपने उधार लिया है या फिर कोई उधार दिया है उसे आप क्रेडिट बोलोगे। तो इस चैप्टर में बस हम पैसे के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि पुराने टाइम पे जब पैसे नहीं हुआ करते थे तब लोग कैसे कोई चीज़ को खरीदते थे। तो ये होता था बार्टर सिस्टम की वजह से। इसमें बेसिकली क्या होता था कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आपके पास जो सामान है उसके बदले आप दूसरा सामान ले सकते हो, यानी एक्सचेंज कर सकते हो सामान का। अब इसे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो एक श्याम नाम का लड़का है और उसको जूतों की ज़रूरत है और उसके बदले उसके पास 5 किलो गेहूं है सामने वाले को देने के लिए। अब वो क्या करेगा, जूते वाले के पास जाएगा और उसको गेहूं देके वो जूते ले लेगा। अब ये तो हो गया बार्टर सिस्टम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। वो क्या है, अगर जो जूता वाला है, जो जूता बेच रहा है, उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, मटके चाहिए। तब वो क्या करेगा, बेचेगा क्या जूता? वो जूता नहीं बेचेगा उसको जिसके पास गेहूं है, बल्कि वो तो कोई मटके वाले को बेचेगा जूता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, मटके चाहिए। तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दोनों को हामी भरनी पड़ती है कि इसको दोनों को एक्सचेंज करना है अपने सामानों को। अब इस पार्ट से 2015 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाई इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। तो मैं इसका आंसर शो कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। तो जब देश थोड़ा मॉडर्न हुआ तब मनी का इन्वेंशन हुआ। तो पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब एक्सचेंज किए जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे देश मॉडर्न होने लगा तो फिर नोट्स आ गए, पेपर नोट्स आ गए और कुछ कॉइन्स आ गए। तो आपके मन में ये थॉट ज़रूर से आ सकता है कि देखो, जो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते हैं उनकी अपने आप में एक वैल्यू रहती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। लेकिन ये जो पेपर नोट, कागज़ का टुकड़ा है, उसकी क्या वैल्यू रहती है? तो फिर लोग क्यों उसको एक्सचेंज करते हैं, एक मीडियम यूज़ करते हैं कोई भी सामान खरीदने में? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और इसे सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है, कोई और इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता। और ये एक रूल भी है कि कोई रुपए की फॉर्म में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता, इसीलिए सब इसे ले लेते हैं और सामान दे देते हैं। 2017 में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो ये है, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। यानी कि जो अभी हमारा मॉडर्न करेंसी है, जो पैसे है, नोट है, वो क्यों सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि उसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन सब की वैल्यू रहती है, लेकिन पेपर नोट्स की कुछ वैल्यू नहीं है, तो भी क्यों लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको? तो इसका बताना है हमें, फाइंड आउट द रीज़न। तो इसका आंसर जो है मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इसका आंसर है। तो अब बात करते हैं बैंक्स की। तो बैंक का क्या काम रहता है कि वो आपके पैसे को सेव करके रखे। अब जितना भी पैसा आप बैंक में रखते हो वो क्या करता है, बैंक आपको कुछ टाइम बाद उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देता है, तो मतलब अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी देता है। और जब भी आपको पैसे की नीड हो तो आप बैंक में जाके अपने पैसे को निकाल सकते हो। आप अपनी डिमांड के हिसाब से जितना आपको पैसा चाहिए उतना निकाल सकते हो, और इसे ही बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। तो जब आप एक बैंक में अकाउंट खोलते हो तो बैंक आपको एक चेक बुक भी देता है। तो चेक बुक से क्या होता है कि आपको कैश हर जगह लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिग्नेचर करके सामने वाले को दे दो तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं बैंक अकाउंट के। तो अब देखते हैं अगले टॉपिक को, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, यानी कि बैंक लोगों को लोन कैसे देता है। तो बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता लोन देने के लिए, बल्कि जो लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ पैसा है बैंक में, वही उठा के बैंक लोन में दे देती है। तो अब आप सोचते होंगे कि जब हम लोग पैसे निकालने जाते हैं तब तो बैंक से निकल जाता है, ये कैसे होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर आपने समझो 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, तब बैंक क्या करेगा, आपका 15% जो भी पैसा है वो बैंक में ही रखेगा, बाकी जितना भी पैसा बचता है वो लोन में दे देगा।
इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी नीड पड़ती है पैसों की, तो आप जब आओगे बैंक अकाउंट में से अपना पैसा निकालने के लिए, तो आप निकाल पाओगे। तो इसे ही बोला जाता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब बैंक क्या करती है, जिसको उन्होंने लोन दिया है उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। समझो कि 15% इंटरेस्ट चार्ज किया। अब क्या करेगी, जब वो 15% चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, तो उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपको दे देगी, बाकी का इंटरेस्ट यानी जो प्रॉफिट रहेगा वो बैंक खुद ले लेगी। तो ऐसे बैंक की कमाई होती है और आपको भी थोड़ा पैसा इंटरेस्ट के दौर पर मिलता है। अब लोन यानी क्रेडिट का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब लोन एक एग्रीमेंट की तरह होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे देता है और वो वादा करता है दूसरा इंसान कि उसको वो पैसा सूद समेत यानी इंटरेस्ट के साथ आगे जाकर लौटा देगा। कुछ टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर ही उसको लौटाना रहता है। अब तुम सब सोच रहे होगे कि लोन लेना अच्छा है कि बुरा, तो इसको हम 2 एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहले बात करते हैं सलीम की। तो सलीम जूते बनाने का काम करता है और उसको फेस्टिवल की 2 महीने पहले 3000 जूते बनाने का ऑर्डर आया था और उसको 1 महीने में यह ऑर्डर कंप्लीट करके देना था। अब ये जल्दी से जल्दी करने के लिए सलीम को कुछ वर्कर्स हायर करने पड़े, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा और ये सब चीज़ के लिए उसने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया तो ये सब उसने काम किया और 1 महीने के अंदर अंदर 3000 जोड़ी जूते बना के दे दिए और सामने से पेमेंट भी ले लिया। तो इधर क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हो गया, उसने लोन भी चुका दिया और जितना पैसा बचा वो उसका प्रॉफिट था। तो यहाँ पर सलीम के लिए लोन लेना सही साबित हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्ना का। तो स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो कि अपनी 3 एकड़ के लैंड पे ग्राउंडनट उगाती है। इसे उगाने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो उसने लोन के तौर पे मनी लेंडर से उधार लिया था, ये सोच के कि जब उनकी फसल अच्छी होगी तो वो सारे पैसे लौटा देगी। पर होता क्या है कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। अब इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ गया क्योंकि उसने पहले से ही कर्जा लेकर रखा था मनी लेंडर से और उसका फसल भी अच्छा नहीं हुआ, तो वो कुछ भी पैसे बना नहीं पाई, जिसकी वजह से वो मनी लेंडर को पैसा चुका नहीं पाई। पैसे ना चुका पाने की वजह से स्वप्ना का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से जब उसने अगली साल वापस क्रॉप उगाने के लिए लोन लिया तो क्या हुआ, उसका फसल थोड़ा बहुत ठीक हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा आया, लेकिन उतना पैसा नहीं आ पाया कि वो पहला और अभी दोनों टाइम का लोन चुका पाए, जिसकी वजह से वो कर्जे में दबी चली जा रही थी और इसे ही बोला जाता है डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्जे में धंस जाना। लोन पूरा चुकाने के लिए स्वप्ना को अपने जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचना पड़ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वप्ना ने जब लोन लिया तो उसके लिए वो लोन बुरा साबित हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोन लेने से फायदा या नुकसान कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि बैंक किस तरह से लोन देता है, यानी कि क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स रहते हैं बैंक जब लोन देता है। पहला तो है इंटरेस्ट, यानी कि जो भी लोन दे रहा है वो कुछ % के इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। समझो कि किसी ने 10,000 का लोन लिया है तो उसके ऊपर 15% अगर इंटरेस्ट लगा है तो वो जब अगली बार आएगा पैसा देने तो 10,000 रुपये प्लस जितना इंटरेस्ट लगा है वो दोनों को उसको पे करना पड़ेगा। अब दूसरा है कि कोलैटरल, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो सिक्योरिटी के लिए रहे। समझो सामने वाला लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो क्या आपका पैसा डूब गया जो आपने लोन लिया था? नहीं। तो आप क्या करते हो कि कुछ ऐसी चीज रखते हो पहले से ही जो लोन ले रहा है सिक्योरिटी में। समझो आपने सामने वाले के घर के कागजात अपने पास रखे जब तक वो लोन रीपे नहीं कर रहा है। अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाता है तो आप क्या करोगे, वो कागजात को बेच दोगे, वो घर को बेच दोगे और उसके बदले जो भी पैसा आता है उससे अपना लोन चुका दोगे। तो इसका डेफिनेशन देख लो, ये एग्जाम में आ सकता है। कोलैटरल, इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन एंड यूज दिस एज एन गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। यानी कि कोलैटरल ऐसी चीज रहती है जो गिरवी रखी जाती है। समझो घर को गिरवी रख दिया गया बैंक के पास जब तक कि लोन ना चुका पाए। तो अब देखते हैं कि लोन कहाँ कहाँ से लोग लेते हैं।
तो अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो बैंक लोन देती है, तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे लोग लोन देते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, आपका कंपनी का बॉस हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, या फिर जो बैंक है उससे नॉर्मली इन सब जगह से लोन लिया जाता है। तो इन सब में से सिर्फ जो बैंक है वो फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है। बाकी फैमिली, बॉस, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहलाते हैं। अब ये जो बैंक है उसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसको आरबीआई सुपरवाइज यानी चेक करती है। अब देख लेते हैं वो कैसे चेक करती है। रोल ऑफ आरबीआई। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्स ऑफ बैंक। यानी कि जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चेक करती है बैंकों का सारा कामकाज कि क्या कैसे इन लोग कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक in actually maintaining the minimum cash balance that is 15% of total deposit। यानी कि जो आरबीआई है वो चेक करती है, बैंक को मॉनिटर करती है कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसमें से 15% जो अमाउंट है वो उसके पास कैश में अवेलेबल रहना चाहिए। यानी कि 15% जो अमाउंट है उसको उसे खर्च नहीं करना लोन के तौर पे, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो पैसे निकाल सके। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। इसका मतलब कि आरबीआई जो है वो पीरियोडिकली चेक करता है बैंक को कि उन लोग कितना लेंड कर रहे हैं, मतलब कितना लोन दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पे, और किस किस को वो लोन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही वो लोन दे। आरबीआई ये बोलता है कि अगर छोटे फार्मर या फिर छोटे लोगों को लोन की ज़रूरत है तो उनको भी लोन देना पड़ेगा, ये एक नीड है देने के लिए। तो अब देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सारे फॉर्मल सोर्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है और वहीं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को कोई सुपरवाइज नहीं करता। कोई देखने वाला नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है। सेकंड, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में लो इंटरेस्ट रेट रहता है और वहीं इनफॉर्मल सोर्स में हाई इंटरेस्ट रेट रहता है। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल। तो फॉर्मल सोर्स में बैंक आ जाएंगे और इनफॉर्मल सोर्स में फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, मनी लेंडर, ये सब आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है डेब्ट ट्रैप के ऊपर। यानी कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है। तो अ सिचुएशन इन विच अ डेब्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे, इट इज कॉस्ट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट, और इसको ही डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। यानी कि जिसने लोन लिया है अगर वो पैसा पे नहीं कर पाता है, लोन का पैसा पे नहीं कर पाता है और वो कर्जे में फंस जाता है, तो इसे डेब्ट ट्रैप बोलेंगे। और अगर उसे इस सिचुएशन से निकलना है तो उसने जो गिरवी रखा है उसे उसको खोना पड़ेगा। तो चलो अब कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। 90% अमीर लोग जो हैं वो फॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, यानी कि बैंक से लोन लेते हैं, और बाकी 10% इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। अब अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो जो गरीब लोग हैं वो 85% अपना लोन इनफॉर्मल सोर्स यानी कि मनी लेंडर इन सब से लेते हैं, और सिर्फ 15% ऐसे गरीब लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। तो गरीब लोग जो है वो बैंक से क्यों लोन नहीं लेते, क्यों? अगर बैंक से लेंगे तो उनको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो क्यों नहीं ले पाते बैंक से लोन? तो क्या रीज़न है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि उन लोग को पढ़ना लिखना बहुत कम आता है, वो लेस एजुकेटेड रहते हैं, इसलिए वो बैंक में जाना नहीं चाहते, और बैंक में सब कागज़ों का काम होता है तो उन्हें कुछ समझता नहीं। दूसरा पॉइंट तो ये है कि ज़्यादातर गांव में बैंक होते ही नहीं, इसलिए वो बैंक से लोन ले ही नहीं पाते। तीसरा पॉइंट तो ये हो जाएगा कि वो गरीब लोग रहते हैं तो उनके पास कोलैटरल यानी कि गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं रहता, जिसकी वजह से बैंक उन्हें लोन देता भी नहीं। अब ये सब उनकी मजबूरी होती है, जिसकी वजह से वो किसी बड़े ज़मींदार या फिर मनी लेंडर से लोन लेते हैं, जो उनके ऊपर रहम नहीं दिखाता और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो अब हम हमारे चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं,
जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो अभी हमने समझा कि गरीब लोग के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहती है बेसिकली वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इस ग्रुप में लगभग 15 से 20 मेंबर्स रहते हैं जो अपने आस पड़ोस में ही रहते हैं। ये सब लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर महीने जितना भी पैसा उनसे बन पाता है इकट्ठा करते हैं और पैसे को जुटाते हैं। और जब यही सेम चीज़ वो हर महीने करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनके पास बहुत सारे रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अब अगर ग्रुप के किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत रहेगी तो वो इन ग्रुप से लोन ले लेगा और इंटरेस्ट के साथ ये लोन चुका देगा। अब ये ग्रुप में एक फ़ायदा भी रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, साथ ही साथ जो कोलैटरल है उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती इसमें, यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अच्छे से वर्क करती है, 2-3 साल तक पैसे कलेक्ट करती है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाती है बैंक से लोन लेने के लिए, यानी कि बैंक भी उनको लोन देती है। ये जो ग्रुप है इनका एक और फायदा रहता है कि इनकी जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलर होती है, जिसमें ये पैसों को लेकर डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ इन लोग ये चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि गांव को और साफ कैसे बनाया जाए, जो सोशल इशू है जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस उसको कैसे कम किया जाए, या फिर फूड को कैसे सिक्योर किया जाए, हम अपनी सेफ्टी कैसे ज़्यादा बरकरार रख सकते हैं, और भी कई सारे बातें ये डिस्कस कर लेते हैं जब इनकी मीटिंग होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप में से बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना जिससे कि और चैप्टर्स के मैं वीडियो ला पाऊँ।